वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग वैल्यूएशन एंड इंसॉल्वेंसी नाम का जो आपका सीएस प्रोफेशनल का ग्रुप 1 का सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में बहुत सारे अमेंडमेंट्स आपके लिए आ गए हैं। बराबर बड़े सर, इतना जो पीछे का हमने पढ़ा था वो पूरा का पूरा सब कुछ चेंज हो गया। अब क्या करें, व्हाट टू डू। ठीक है, तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो ये सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एंड इंसॉल्वेंसी, इसमें जो भी अमेंडमेंट्स आए हैं वो अमेंडमेंट्स हम अगली क्लासेस के अंदर कवर करने वाले हैं। एंड चूंकि आपका जो एग्जाम है वो जून 2017 में है, तो पूरा वापस से रिकॉर्ड करने की बजाय मैं ऐसा करता हूं कि आपको हर एक चैप्टर में जहां जहां पे अमेंडमेंट है वो रिकॉर्ड कर देता हूं, ताकि अकॉर्डिंगली आप हर एक चैप्टर को थॉरोली पढ़ के जो अमेंडमेंट वाला पार्ट है वो वापस से पढ़ सकें और जो आपका कंटेंट है वो जल्दी आप अच्छे तरीके से याद कर पाएंगे। क्लियर दिस पॉइंट? डन। तो यहां पे समझना बहुत जरूरी है आपके लिए कि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग नाम के सब्जेक्ट के अंदर कहां कहां पे चेंजेस आए हैं और कौन से चैप्टर्स, क्या चैप्टर्स वही है या चैप्टर्स भी चेंज हो गए, या जो पार्ट डिवाइड किए गए थे, पार्ट ए था, पार्ट बी था, पार्ट सी था, क्या वो पार्ट्स वहीं पे ही है या उसमें भी चेंजेस आ गए। बराबर, तो ये चीजें जो हैं ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वाली हैं आप लोगों के लिए। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। काफी मेल्स मुझे आए, काफी मैसेजेस जो है वो भी आए हुए हैं। ठीक है, और आप जानना चाहते हैं कि आखिर चेंजेस जो है वो कहां पे हैं। तो आज का ये पहला वीडियो मैं आपके सामने रिकॉर्ड कर रहा हूं, जिसमें आपको बता देता हूं कि कहां कहां चेंजेस हैं, और इसके बाद में हर एक चैप्टर से रिलेटेड जितने भी अमेंडमेंट्स हैं, जितने भी चेंजेस हैं, वो अमेंडमेंट्स मैं आपको साथ में प्रोवाइड करते जाऊंगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। आपका जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का नाम क्या है? कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग वैल्यूएशन एंड इंसॉल्वेंसी। मॉड्यूल 1 का पेपर नंबर 3 ये आता है। ठीक है, चलिए अब अगर मैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के चैप्टर्स की बात करूं या इसके अगर मैं पार्ट्स की बात करूं, तो आपको अच्छे से पता है कि सबसे पहली बात, इसका जो पार्ट ए है जो कि किसका है? कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में है। ठीक है, पहले ये 50 मार्क का हुआ करता था। मैं आपको बता दूं कि अभी भी ये कुल मिला के 50 मार्क्स के लिए ही आता है। अभी भी 50 मार्क का ही रहने वाला है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर हम बात करते हैं पार्ट बी के बारे में, जो कि क्या था? वैल्यूएशन के बारे में था। ठीक है, ये अभी भी 30 मार्क्स का ही है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आए हैं। और जो तीसरा पार्ट आपका था, दैट इज पार्ट नंबर सी, ये जो है ये अभी भी 20 मार्क्स का है और इसमें भी 20 मार्क्स में से कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 50 मार्क, 30 मार्क, 20 मार्क, जैसा आपको पहले दिया गया था सेम वैसे का वैसा आपको यहां पे आ रहा है। इज दिस पॉइंट क्लियर? डन। अब लेकिन यहां पे सवाल यह आता है कि सर, कंपनीज एक्ट 2013 का वो वाला पार्ट जिसमें कि एनसीएलटी के बारे में नोटिफिकेशन था, वो अभी तक अमेंड नहीं हुआ था, राइट? लेकिन 2016 के आखिर में कंपनीज एक्ट 2013 में द मोस्ट अवेटेड एनसीएलटी का पार्ट भी डाल दिया गया। और जैसे ही एनसीएलटी का पार्ट डाल दिया गया और जैसे ही एनसीएलटी को अथॉरिटी दे दी गई, वैसे ही पूरा का पूरा कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग जो है वो चेंज हो गया। सर, चेंज होने का रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द अमेंडमेंट इन द कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग? सर, रीजन ये है कि अगर मैं पहले की बात करूं तो कोई भी मर्जर, अमलगमेशन या कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट करने के लिए आपको जो पिटीशन फाइल करना पड़ता था वो हाईकोर्ट के पास फाइल करना होता था। किसके पास में? हाईकोर्ट के पास। बराबर। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से ये प्रपोज किया गया कि हाईकोर्ट के पास पे ऑलरेडी बहुत सारा काम है एंड देयर शुड बी अ स्पेशल ट्राइब्यूनल। एक अलग से स्पेशल ट्राइब्यूनल होना चाहिए, जैसे कि सेट है या फिर कंपटीशन एक्ट के हिसाब से कंपटीशन एपीलेट ट्रिब्यूनल है। बराबर है। तो ऐसे ही बोले कंपनीज एक्ट के हिसाब से भी एक कंपनी का अपना ट्राइब्यूनल होना चाहिए और सारे के सारे जो बर्डन है वो कोर्ट के ऊपर नहीं डाले जाने चाहिए। तो एनसीएलटी के प्रोविजन वहां पे थे। तो ये एनसीएलटी के जो प्रोविजंस हैं उनके हिसाब से यहां पे अमेंडमेंट जो है वो लाए गए हैं। देखते हैं एक एक पार्ट के अंदर, एक एक चैप्टर में कि क्या चैप्टर भी पूरा चेंज हो गया है
ये चैप्टर चेंज अगर नहीं हुआ है तो चैप्टर के कौन से पार्ट में कहां कहां पे क्या क्या चेंजेस आए हैं वो हम यहां पे देखते हैं इस पहले लेक्चर में। क्लियर है? चलिए बात करते हैं, ध्यान से देखेंगे आप सब लोग। अगर मैं पार्ट ए की बात करूं, ठीक है, तो पार्ट ए में सबसे पहला जो चैप्टर था दैट वाज कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, उसका इंट्रोडक्शन एंड कंसेप्ट। ठीक है, ये वाले चैप्टर में देयर इज नो मेजर चेंज, सिर्फ इतना किया है कि पार्ट 2 के अंदर, सॉरी चैप्टर 2 के अंदर जो आपका मर्जर के टाइप्स के बारे में दिया हुआ था वो उठा के यहां डाल दिया है, बस यही एक चेंज है। दूसरा जो अमलगमेशन नाम की चीज है जिसके बारे में अलग से वहां पे बताया गया था वो चीज यहां पे बताई हुई नहीं है, बट मतलब अभी भी वही है जैसा पहले दिया गया था। ठीक है, हल्का सा मर्जर में चेंज किया गया है और कहा गया है कि मर्जर का मतलब होता है कॉम्बिनेशन करना, कंबाइन कर देना। अब चाहे वो आप अमलगमेशन के थ्रू करो या फिर एब्जॉर्प्शन के थ्रू करो, दोनों चलेंगे। चाहे वो आप अमलगमेशन के थ्रू करो या फिर एब्जॉर्प्शन के थ्रू करो, दोनों चीजें चल जाएंगी। बट अगर आप कॉम्बिनेशन कर रहे हो तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट? मर्जर। समझा ये पॉइंट आपको? क्लियर है? डन। चलिए ठीक है, तो पहले वाले चैप्टर में देयर इज नो सच चेंज, ऐसा कुछ खास चेंज जो है वो किया हुआ नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं अबाउट सेकंड चैप्टर, कौन सा चैप्टर? सेकंड चैप्टर, दैट इज मर्जर एंड अमलगमेशन, उसका लीगल एंड प्रोसीजरल एस्पेक्ट। तो याद करेंगे, जहां तक आपने पिछले लेक्चर्स में देखा होगा कि मर्जर अमलगमेशन के लीगल और प्रोसीजरल एस्पेक्ट के हिसाब से आपको कंपनीज एक्ट 1956 फॉलो करना पड़ता था। उसमें भी सेक्शन नंबर 390 से लेकर 396 तक आपको फॉलो करना है, राइट? और साथ में आपको फॉलो करना होता था कंपनीज कोर्ट रूल्स 1959, बराबर है। लेकिन अब चूंकि नया कंपनीज एक्ट 2013, उसके नए सेक्शंस आपके नोटिफाई हो चुके हैं एंड एनसीएलटी जो है वो ऑपरेशन में आ चुका है, तो यहां पे पुराना एक्ट एबोलिश हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि ये वाले चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले ये वाले चैप्टर में आपको पढ़ना है कंपनीज एक्ट 2013, उसमें भी स्पेसिफिकली सेक्शन नंबर 230 से लेके सेक्शन नंबर 237, ये आपको इस चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? डन। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको इसके अलावा पढ़ना पड़ेगा कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन रूल्स 2016। कौन सा? कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन रूल्स 2016। सर ऐसा क्यों सर? सो स्पेसिफिकली कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, अरेंजमेंट करने के लिए या अमलगमेशन करने के लिए रूल्स बना दिए गए। काफी सारे लूप होल्स हुआ करते थे पुराने वाले एक्ट के अंदर, जिसमें कि बहुत सारी चीजें कवर नहीं हुआ करती थी, और चूंकि वो चीजें कवर नहीं होती थी उनके लिए केस लॉज हुआ करते थे। अब वही सारी चीजें जो कि केस लॉज के हिसाब से डिसाइड की गई होंगी, उनको एक रूल्स के हिसाब से एक प्रॉपर प्रोसीजर अभी के सिनेरियो के हिसाब से जो होना चाहिए वो प्रोसीजर यहां पे डेवलप कर दिया गया। समझ में आ रहा है? तो उसके लिए एक नए रूल्स यहां पे ला दिए गए जिनका नाम क्या है? CAA रूल्स 2016। क्लियर है? अब CAA रूल्स जो हैं इसमें मेजरली आपको प्रोसेस दिया गया है कि मर्जर अमलगमेशन करने का प्रोसेस क्या होगा। क्लियर है? प्रोसीजर क्या रहेगा, लगभग सेम है, चेंजेस नहीं है। अगले लेक्चर में हम उसकी भी बात करेंगे कि एक्चुअल में करना क्या है। जैसा अपने चार्ट बनाया था हाईकोर्ट वाले, इसमें सेम वैसा ही यहां पे चार्ट बनने वाला है, लेकिन फॉर्म्स चेंज हो जाएंगे, सेक्शंस जो है वो चेंज हो जाएंगे, सेक्शन सब सेक्शन वगैरह जो भी है वो चेंज हो जाएंगे, एंड हल्की हल्की सी चीजें जो हैं वो चेंज होने वाली है। दिखाऊंगा आपको क्या क्या चीज चेंज होने वाली। ठीक है, चलिए। तो CAA रूल्स 2016 जो है वो आपको फॉलो करना है, और इस रूल के हिसाब से आपको फॉर्म्स फाइल करने पड़ेंगे NCLT के पास में, या नोटिस जो आपको देना पड़ेगा अपने कंपनी के शेयर होल्डर्स को या मेंबर्स को या फिर क्रेडिटर्स को, वो जो नोटिस देना होगा वो देना होगा फॉर्म नंबर CAA में भी 1 2 3 4 5 17 फॉर्म्स आगे दिए हुए हैं। करेंगे बात उस चीज के बारे में भी। क्लियर है? चलिए, उसके बाद में इसी चैप्टर के अंदर आपको एक और नए रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, और उन रूल्स का नाम है NCLT रूल्स 2016। सर ये क्यों पढ़ना है सर? ये इसलिए पढ़ना है क्योंकि पहले पावर हुआ करता था कोर्ट के पास,
और अब वही जो पावर है वो किसके पास चला गया? एनसीएलटी के पास। अरे कोर्ट अपने पावर एक्सरसाइज करता है एज पर द कंपनीज कोर्ट रूल्स 1959। एनसीएलटी के ऊपर वो प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे क्या? आंसर इज नो। एनसीएलटी के लिए अलग से उसके खुद के रूल्स बनाए गए होंगे जिनका नाम क्या है? एनसीएलटी रूल्स 2016। पॉइंट समझा? डन। इसके हिसाब से जब भी आप एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाओगे तो इसके लिए आपको बताया गया है हमारे पास कुछ फॉर्म्स लेके आने होंगे, उसका फॉर्मेट हम आपको बता रहे हैं। फॉर्मेट कौन से हैं सर? एनसीएलटी 1 में दिया गया है, 2 में दिया गया है, 3 में दिया गया है, 4 में दिया गया है, वगैरह 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 वगैरह। ये आपको फॉलो करना होगा। ये समझ में आपको क्लियर है? डन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला जो चैप्टर है इसमें इतने ही चेंजेस है, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, वैसे बहुत है बट ठीक है जैसा भी। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 के बारे में। इसमें इकोनॉमिक एस्पेक्ट नो चेंज, लेकिन कंपटीशन लॉ एस्पेक्ट देयर इज चेंज। क्या चेंज है बता देता हूं मैं आपको, ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं कंपटीशन वाले के हिसाब से बात करूं तो आपको पता है कि सर अगर कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट होने की वजह से कोई मर्जर होने वाला है या कोई अमलगमेशन होने वाला है तो हो सकता है कि कंपटीशन एक्ट 2002 के हिसाब से जो कंपटीशन है उसके ऊपर एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है। बराबर है? तो हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई इफेक्ट पड़े, राइट? तो उसके लिए आपको याद होगा कि कंपटीशन एक्ट, कौन सा एक्ट? कंपटीशन एक्ट 2002 में एक सेक्शन दिया हुआ था, दैट इज सेक्शन नंबर 5, जो किसके लिए था? विच वॉज अबाउट कॉम्बिनेशन। किसके लिए था? कॉम्बिनेशन के लिए हुआ करता था। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन के लिए आपको लिमिट्स दी गई थी, याद है? बोले कब आप कॉम्बिनेशन कहलाओगे, कब आप कॉम्बिनेशन नहीं कहलाओगे। सर बोले 1500 करोड़ रुपए के कंबाइंड एसेट्स होते हैं तो हो सकता है, या फिर 4500 करोड़ रुपीस का कंबाइंड टर्नओवर होता है तो हो सकता है। ये वहां पे बोला गया था, राइट? नाउ द पॉइंट इज इन चीजों को चेंज कर दिया गया है। जो लिमिट्स हैं इन लिमिट्स में देयर आर चेंजेस। क्लियर दिस पॉइंट? डन। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज थी आपका सेक्शन नंबर 54A, अगर आपको याद हो तो, जिसमें कि कहा गया था कि कुछ लोगों को एग्जम्पशन दिया जाएगा जिनके एसेट्स 250 करोड़ रुपए से कम है या फिर जिनका टर्नओवर 750 करोड़ रुपए से कम है। वो जो लिमिट है उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है अगले 5 साल के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, हमने पहले पढ़ा था 4 मार्च, कौन सा? 4 मार्च 2011 में एक नोटिफिकेशन आया था, बराबर है? उसके हिसाब से पुरानी वाली जो लिमिट्स है वो दी गई थी। अब 4 मार्च के बाद में 4 मार्च 2016 यानी कि 5 साल के बाद वापस से नोटिफिकेशन आया है, और ये वाले नोटिफिकेशन के हिसाब से जो लिमिट्स है वो क्या कर दी गई है? चेंज कर दी गई है। तो आपको नई वाली जो लिमिट है वो पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली चीज के बारे में, दैट इज अकाउंटिंग एस्पेक्ट। कौन सा एस्पेक्ट? अकाउंटिंग एस्पेक्ट। तो अगर अकाउंटिंग एस्पेक्ट की बात की जाए तो ध्यान देंगे पुरानी चीजों में कोई चेंज नहीं किया गया है, जैसा था वैसे का वैसा आपको दिया गया है। लेकिन यहां पे आपसे कहा गया है कि मर्जर अमलगमेशन में आपको जो भी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, कौन से? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड्स आपको 3-4 दिए गए हैं, उनको आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चेंजेस है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट फाइनेंशियल्स में देयर इज नो चेंज, स्टैम्प ड्यूटी एस्पेक्ट में देयर इज नो चेंज, टैक्सेशन वाले एस्पेक्ट में देयर इज नो चेंज, जैसा है वैसे का वैसा ही है, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, जैसा आपको रिकॉर्डिंग दिया गया है वही आपको देखना रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के बात करते हैं इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर्स, नो चेंज, बधाई हो। फिर उसके बाद अमलगमेशन ऑफ बैंकिंग कंपनी। सो बैंकिंग कंपनी पे तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है उसका सेक्शन नंबर 44 लगता है, वहां कोई चेंज हुआ क्या? नहीं। लेकिन सर बैंकिंग वाले चैप्टर में अपन ने एक और चीज देखा था कि अगर कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी अगर बैंकिंग कंपनी के साथ में मर्ज होती है तो बोले आरबीआई से अप्रूवल तो लेना पड़ेगा, बट साथ में हाई कोर्ट का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। याद आया? तो यहां हाई कोर्ट की जगह एनसीएलटी का जो वर्ड है वो आ जाएगा। ठीक है, तो हल्का सा अपन बोल सकते हैं
कि बैंकिंग वाला जो चैप्टर है इसमें हो सकता है कि हल्का सा चेंज हो, वो भी कौन सा, NCLT वहां पे वर्ड यूज किया गया होगा। ठीक है, ये मैं आपको बता दूंगा अच्छे तरीके से कि कहां पे क्या चेंज है क्या नहीं है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। 8वां चैप्टर, दैट इज व्हाट, कॉर्पोरेट डीमर्जर। चेंज है, क्यों चेंज है, बिकॉज इट इज अगेन रिलेटेड टू कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। लेकिन रिलीफ की बात यह है कि अगर आपने मर्जर अमलगमेशन का चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया तो यहां कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। व्हाई, बिकॉज द चेंजेस आर सेम एज ऑफ चेंज इन चैप्टर 2। चैप्टर 2 में जो भी चेंज है वही चेंजेस आपको यहां पे भी देखने पड़ेंगे। समझ में आया? यानी कि मर्जर के लिए पहले की बात की जाए, प्रोसेस दिया गया था सेक्शन नंबर 391 से लेकर 394 में, दैट वाज द कंप्लीट कोड। लेकिन अब उसी मर्जर के लिए सेक्शन नंबर 230, सेक्शन 231, 232, 233, 234, 5 और 6 को छोड़ दो, 237, इसमें आपको पूरा प्रोसेस दिया गया है। और यही चीज डीमर्जर के लिए भी दी गई है। देयर इज नो सच चेंज बिकॉज कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट आर वाइडर टर्म, और मर्जर करना या डीमर्जर करना या रिवर्स मर्जर करना, दीज आर टूल्स, these are tools to achieve the compromise और arrangement। ठीक है, तो सेम चीज है, कोई फर्क नहीं है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपका फेवरेट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9। ठीक है, इसमें यस देयर इज चेंज। सबसे पहली बात, आपको कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन नंबर 235 एंड सेक्शन नंबर 236 पढ़ना पड़ेगा। कौन सा सेक्शन नंबर 235 एंड सेक्शन नंबर 230। ठीक है, इसके पहले पुराने एक्ट का सेक्शन नंबर 395 आपको पढ़ना पड़ता था, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूसरी बात ये कि सर अगर आपकी कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है तो आपको पता होगा कि आपको लिस्टिंग एग्रीमेंट के 2 क्लॉज फॉलो करने पड़ते थे, क्लॉज नंबर 40A एंड क्लॉज नंबर 40B, बराबर है। अब लिस्टिंग एग्रीमेंट तो रहा नहीं, और लिस्टिंग एग्रीमेंट की जगह पे आ जाता है क्या, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट 2015, बराबर है। इसके हिसाब से जो बातें लिस्टिंग एग्रीमेंट के क्लॉजेस में लिखी हुई थी वो बातें अब LODR के रेगुलेशंस में लिखी हुई है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो बस वहां पे वो क्लॉज की जगह पे रेगुलेशंस आ जाएंगे, देखना पड़ेगा कि कौन सा रेगुलेशन है कौन से क्लॉज की जगह पे। क्लियर है? एक तो रेगुलेशन नंबर 30 आएगा वहां पे और एक रेगुलेशन नंबर 38 आएगा। डिटेल में आपको मैं उसी चैप्टर में बता दूंगा। ठीक है, तो टेक ओवर वाले चैप्टर की अगर बात की जाए तो पुराने कंपनीज एक्ट का सेक्शन 395 जो है वो हट जाएगा और नए कंपनीज एक्ट का 2 सेक्शंस, सेक्शन नंबर 235 एंड सेक्शन नंबर 236, ये दोनों आपको फॉलो करने रहेंगे। क्लियर इस पॉइंट? डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगर आप बात करते हैं फंडिंग के बारे में, नो चेंजेस देयर। लेकिन चैप्टर नंबर 11 फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग, इसमें ध्यान देंगे भाई, इंपॉर्टेंट चीज है। सब बोले यहां पे अब पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से सेक्शन नंबर 61 आपको फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज अबाउट ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, बराबर है। पहले नोटिफाई नहीं हुआ था, अब नोटिफाई हो चुका है। दूसरा आपको सेक्शन नंबर 66 पढ़ना पड़ेगा, दैट इज अबाउट रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। ये भी पहले नोटिफाई नहीं हुआ था और पहले हम पुराने कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 100 जो है वो पढ़ा करते थे, राइट। चलिए, और इसके अलावा आपको पढ़ना पड़ेगा सेक्शन नंबर 68, 69 और 70 विच इज फॉर बायबैक। लेकिन ये तो पहले ही नोटिफाई हो चुका था, क्योंकि बायबैक वाले काम के लिए NCLT का अप्रूवल नहीं लगता है। पॉइंट समझ में आया? तो अगर मैं ये वाले चैप्टर के हिसाब से बात करूं, नई चीज जो आपको पढ़नी है वो है सिर्फ और सिर्फ सेक्शन नंबर 61 एंड सेक्शन नंबर 66 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जो कि आपको न्यू पढ़ना है, बराबर है। उसके अलावा सेक्शन नंबर 68, 69 एंड 70 जो है वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। हालांकि एक सिंगल लाइन है सेक्शन नंबर 67 में, वो भी आपको पढ़नी पड़ेगी। उसमें सिर्फ इतना बोला गया है, रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं,
क्या हुआ, क्या दिया गया है, रिस्ट्रिक्शन दिया गया है कि कहां आप रिडक्शन जो है नहीं कर सकते, ऐसे कुछ तो भी देखेंगे अपन उसको अच्छे तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज पोस्ट मर्जर रीऑर्गेनाइजेशन, सेम है, नो चेंज। केस स्टडीज सेम है, नो चेंज। केस स्टडीज भैया जो केस पहले हो चुके हैं वही केस वापस आए होंगे, उसमें क्या चेंज आएगा, समझ में आया पॉइंट, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अबाउट पार्ट नंबर बी, वैल्यूएशन के बारे में, जो कि 30 मार्क का आपका आता है। उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। कॉमन सेंस की बात है, सर ये तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, उसमें क्या चेंज होगा, नो चेंज। अगर आप वैल्यूएशन वाले पार्ट की बात करें तो आपकी खुशकिस्मती है कि यहां पे किसी भी टाइप का कोई चेंज नहीं किया गया, जैसा है वैसे का वैसे आपको पढ़ना है, ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है दैट इज पार्ट नंबर सी, विच इज अबाउट व्हाट, इंसॉल्वेंसी। किस चीज के बारे में, ये इंसॉल्वेंसी के बारे में है। और अगर मैं इंसॉल्वेंसी की बात करूं तो ध्यान देंगे, जो पहला चैप्टर है दैट इज इंसॉल्वेंसी का कंसेप्ट, वो वैसे का वैसा है, जैसे पहले आपके मॉड्यूल में दिया गया था वहीं के वहीं है, वैसे का वैसा है, कोई चेंज नहीं है। लेकिन चैप्टर नंबर 17 जो है वो पूरा चेंज कर दिया गया है, पूरे वर्डिंग्स के साथ में। पहले यहां पे एक चैप्टर हुआ करता था जिसका नाम था रिवाइवल एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज, जिसके ऊपर आपका सिक्का एक्ट जो है वो एप्लीकेबल हुआ करता था, बराबर है। लेकिन चूंकि एनसीएलटी आ चुका है और बीएफआईआर और एएआईएफआर के जो भी पावर थे वो सारे पावर यहां से हट के एनसीएलटी के पास चले गए हैं, राइट। तो सिक्का रिपील एक्ट 2003 की वजह से, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2009 से अमेंड करने की कोशिश कर रहे थे, अब जाके अमेंड हुआ है। तो सिक्का रिपील एक्ट 2003 की वजह से सिक्का एक्ट जो है वो हट चुका है और उसके हिसाब से जो भी अथॉरिटी बीआईएफआर के पास होती थी या एआईएफआर के पास होती थी वो भी हट चुकी है। अब अथॉरिटी किसके पास है, एनसीएलटी के पास। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर यहां पे एक बहुत ही बड़ा चेंज किया गया। वो चेंज ऐसा किया गया कि अगर आप बात करते हैं अबाउट द इंसॉल्वेंसी ऑफ कॉर्पोरेट, कंपनी के इंसॉल्वेंसी के बारे में अगर आप बात करते हैं या आर्टिफिशियल पर्सन के इंसॉल्वेंसी के बारे में बात करते हैं, तो इसके लिए देयर इज अ रेजोल्यूशन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, रेजोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है। और ये रेजोल्यूशन प्रोसेस के लिए आपको बाकायदा एक नया नवीला एक्ट पढ़ना पड़ेगा और इस एक्ट का नाम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। एक्ट ना बोलते उसको क्या बोलेंगे, कोड बोलेंगे, ठीक है। ये कोड जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि 2016 में बना है। पॉइंट समझ में आया सर, ये इसमें क्या है सर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में, ध्यान से सुनो। जो आपका इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है इसमें सारे पर्संस को एक ही जगह काउंट कर लिया गया, ठीक है। एग्जाम्पल सर बोले, चाहे आप बात करो इंडिविजुअल के बारे में तो वो भी यहां पे आ गया, चाहे आप बात करो एचयूएफ के बारे में उसके लिए भी यहीं पे दिया हुआ है, चाहे आप बात करो पार्टनरशिप फर्म के बारे में तो उसके लिए भी यहीं पे दिया हुआ है, और चाहे आप बात करो कॉर्पोरेट डेटर के बारे में, किसके बारे में, कॉर्पोरेट डेटर के बारे में, तो उसके बारे में भी यहीं पे दिया हुआ है। ये पॉइंट आपको समझ में आया, यस और नो, क्लियर है। चलिए नाउ द थिंग इज, सर ये पूरा पढ़ना पड़ेगा क्या, नहीं। इंडिविजुअल के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, यहां पे नहीं है कुछ भी। एचयूएफ के बारे में नहीं पढ़ना है और पार्टनरशिप के बारे में नहीं पढ़ना है। आपको कवर करना है ये वाला पॉइंट, दैट इज व्हाट, कॉर्पोरेट डेटर, क्लियर है। और अगर हम बात करते हैं कॉर्पोरेट डेटर के बारे में, तो कॉर्पोरेट डेटर के लिए आपको अलग से एक पार्ट नंबर 2 दिया गया है, विच इज अबाउट द इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, ठीक है। तो वही जो पार्ट है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी जो पार्ट नंबर 1 है जिसमें डेफिनेशन दी है वगैरह वगैरह, ये नॉर्मल चीज है, वो आपको वैसे पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। इंडिविजुअल के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए, एचयूएफ के लिए पार्ट 3 दिया गया, तो पार्ट 3 जो है वो अपने काम का नहीं है, यहां पे कवर नहीं होता है। समझ में आई बात, क्लियर है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, चैप्टर नंबर 18, सिक्योरिटाइजेशन, मतलब सीधा है सारफेसी, नो चेंज। जैसा पहले पढ़ा था कॉपी पेस्ट वैसे का वैसा, नो चेंज,
क्लियर है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगला चैप्टर डेप्ट रिकवरी, सर रिकवरी ऑफ डेप्ट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993, वैसे का वैसा है, नो चेंज, वही पढ़ना पड़ेगा, बराबर है। लेकिन आखिरी में आपका आता है कौन सा, वाइंडिंग अप, पूरा का पूरा चेंज हो गया। मतलब कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से सेक्शन नंबर 425 फॉलो करना पड़ता था, कंपलसरी वाइंडिंग अप के लिए सेक्शन नंबर 433 फॉलो करना पड़ता था, और वॉलेंट्री वाइंडिंग अप के लिए सेक्शन नंबर 484 में प्रोविजंस दिए गए थे, राइट। अब यहाँ पे चूंकि वाइंडिंग अप करना और डिसोल्यूशन करने का जो पावर है वो कोर्ट के हाथ से लेके एनसीएलटी को दे दिया गया है, ठीक है। तो नए एक्ट के नए प्रोविजंस यहाँ पे आपके लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं, समझ रहे बात को। नए एक्ट के नए प्रोविजन जो रहेंगे वो आपको एप्लीकेबल होते हैं, उसके हिसाब से आपको एक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो वाइंडिंग अप की अगर बात की जाए तो सबसे पहली बात आपको फॉलो करना है कंपनीज एक्ट 2013, और कंपनीज एक्ट 2013 में भी, और स्पेसिफिकली मैं आपको बता दूं कि आपको यहां पे सेक्शन नंबर 270 से शुरू करना है, जिसमें कि दिया गया है मीनिंग ऑफ वाइंडिंग अप, और आपको जाना है, ज्यादा नहीं है, बस 30 के आसपास सेक्शन से, सेक्शन नंबर 303, ये पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। वैसे टेंशन लेने की बात नहीं है, जहां पे हाई कोर्ट वर्ड्स यूज किए हुए थे मैक्सिमम जगह पे सिर्फ इतना ही है कि हाई कोर्ट की जगह पे एनसीएलटी वर्ड आ जाएगा, थोड़ा मेहनत जो है वो आपको करनी रहेगी, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अगर अपन बात करें तो आपको पढ़ना पड़ेगा साथ में एनसीएलटी रूल्स 2016। कॉमन सेंस की बात है, जब हम पहले कोर्ट के पास जाया करते थे तो यहां पे क्या पढ़ना पड़ता था, कंपनीज कोर्ट रूल्स 1959, और अब क्या पढ़ना पड़ेगा, एनसीएलटी रूल्स 2016। क्यों? क्योंकि हमें जाना किसके पास में, एनसीएलटी के पास। परमिशन किससे लेनी है, एनसीएलटी से लेनी है। डिसोल्यूशन का ऑर्डर कौन पास करेगा, एनसीएलटी पास करेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर, समझ में आया, डन। और उसके बाद में आपका आखिरी चैप्टर दैट इज क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, सेम है, कोई चेंज नहीं है, जैसा आपने पहले पढ़ा था वैसे का वैसा है, ठीक है, डन। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 के बाद में आपका ये तो है थोड़ा सा 9 10 चैप्टर्स ऐसे हैं आउट ऑफ 21 जिसमें देयर इज नो सच चेंजेस, बराबर। लेकिन 11 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें देयर आर सम चेंजेस, ठीक है। चलिए, तो अगले 11 रिकॉर्डिंग्स में 11 या 11 के आसपास जितने भी बनते हैं, क्योंकि सेकंड वाले चैप्टर को थोड़ा ज़्यादा रिकॉर्डिंग लग सकता है या फिर ज़्यादा टाइम के लिए रिकॉर्ड होगा, जैसा भी है, और पार्ट सी में इंसॉल्वेंसी कोड जो वो अलग से आपको रिकॉर्ड करके देना पड़ेगा। तो अगले 11 से 12 या 15 रिकॉर्डिंग्स में मैं आपको पूरा जो अमेंडमेंट है वो अमेंडमेंट आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। क्लियर इस पॉइंट? तो पैनिक नहीं करेंगे, जून एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, और अगले 15 दिनों के अंदर जितना भी अमेंडमेंट वाला पोर्शन है ये पोर्शन आपका पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। अगर किसी भी टाइप का कोई डाउट आपको आता है, यू हैव माई फोन नंबर, you can drop a message on phone number or you can drop a message on Facebook Messenger as well. I will be available for you guys. All the best. Thank you.